आती हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ। बेसिकली ये चार होती हैं, कुछ दो कहते हैं, कुछ तीन कहते हैं, कुछ और भी मतलब कैटेगराइज करते हैं कि वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ। इस तरह भी ये चीजें होती हैं, कहीं कहीं इस तरह भी वो लिखी जा रही होती हैं। कि आपकी जो सी सर्चेज में जो आपकी पोजीशन है वो भी काफी नीचे रहेगी। तो ऑन पेज एसईओ का बहुत बड़ा ताल्लुक है कि आपकी वेबसाइट को अगर आप चाहते हैं कि ये गूगल के अंदर टॉप वेबसाइट्स में से आए, तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज जो उनके रूल्स हैं उनके मुताबिक अपनी वेबसाइट को जो है ना वो डेवलप करवाएं। सेकंड वन आ जाता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ का ताल्लुक आपकी वेबसाइट से नहीं होता, बल्कि आपकी वेबसाइट से हट के बाहर वेबसाइट से होता है। कैसे कि आपकी वेबसाइट को बाहर से कितनी वेबसाइट लिंक्स कर दी हैं। जैसे ये एनएसयू की वेबसाइट है, इसको एचईसी से कोई वेबसाइट लिंक कर रही है, एचईसी की वेबसाइट लिंक कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई वेबसाइट लिंक कर रही है, अमेरिका से कोई साइट लिंक कर रही है। तो ये इनकी क्या है, ऑफ पेज एसईओ है कि कितनी अच्छी, कितनी रेप्यूटेबल वेबसाइट आपको लिंक दे रही है। इसको बैक लिंक के तौर पे भी जाना जाता है। बैक लिंकिंग भी एक टर्म यूज होती है। हो जाएगी जो सर कंसोल में हमने एक्सटर्नल वाला जो पढ़ा था ये। हाँ जी, ये वो एक्सटर्नल में होता है ना कि आपको कौन सी एक्सटर्नल साइट्स लिंक्स दे रही हैं, वो आपको बता रहे होते हैं कौन सी दे रही हैं। तो जो ऑफ पेज में यहाँ पे ये दोनों सेम हो रही है, डिफरेंट है? नहीं, जो आपने सर्च कंसोल पढ़ ली है ना, वो आपने एडवांस में पढ़ ली है चीजें। एनालिटिक और सर्च कंसोल वो टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। आपने एडवांस इसलिए पढ़ लिया, मुझे था कि ये शट डाउन ना हो जाए, तो मेरा तो मिनिमम ये दो टेक्निकल चीजें तो मैं बता दूं, बाकी अब ऑन पेज ऑफ पेज अगर कोशिश करेंगे खुद भी सीख जाएंगे उसमें। मैं आज अच्छा है कि मुझे टाइम मिल गया, मैं आपको वो भी बताऊंगा। लोकल एसईओ मैंने आपको पढ़ा दी थी। लोकल एसईओ ये मैप वाली जितनी भी होती है, ये इसको लोकल एसईओ कहते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके थे पहले जब इसकी। तो आज जो डिटेल लेक्चर है मे भी ये कल भी कंटिन्यू रहे, क्योंकि ये ऑन पेज का होगा और इसके अंदर आप डिटेल से सारी वो देखेंगे क्या चीजें होती हैं, कौन से टूल यूज किए जाते हैं। और ये पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि ये बहुत आसान है। इजीएस्ट जो सी है ना एसईओ में, जो आसान तरीन चीजें हैं, ये तीनों बहुत आसान है। क्यों आसान है? इसलिए आसान है कि ये सारा कुछ आपके अपने ऊपर है, आप जैसा करना चाहें। आपकी सबसे जो डिफिकल्ट चैलेंज या सबसे चैलेंजिंग जो है ना वो ये ऑफ पेज होता है। ऑफ पेज के अंदर दूसरी वेबसाइट से ट्रैफिक लेकर आना एक चैलेंजिंग होता है कि दूसरा बंदा आपको ट्रैफिक दे दे या आपको लिंकिंग कर दे। लेकिन इसके भी मेथड्स होते हैं, वो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा डिटेल में ये भी पढ़ाऊंगा। तो ये इजीएस्ट वे में से आती है सेकंड वन जो है ऑन पेज एसईओ। ये समझ आ गई ऑन पेज एसईओ होती क्या है? इसमें तो नहीं है सवाल। ये वही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा, इसका डायरेक्ट ताल्लुक सर्चेस के साथ होता है। पेड कैंपेन्स जो चलाई जाती हैं, पेड पैसे दे के कैंपेन, उनको एसईओ नहीं कहते। एसईओ होती है ऑर्गेनिक उसमें कि जो आप नेचुरली सर्चेस में जब नजर आते हैं तो इसको ऑर्गेनिक कहते हैं। आप अगर पैसे देके चलाएंगे तो आपको गूगल टॉप पे ले आएगा, लेकिन जिस दिन आप वो बंद करेंगे कैंपेन को तो आप फिर अपनी वही पोजीशन एक्सेल पे चले जाएंगे। और ना वो पैसे देने से जो आपको टॉप में जितने भी लिंक्स मिलते हैं वो आपकी एसईओ रैंकिंग में काउंट भी नहीं करना मिलते। तो आपने ये ज़हन में रखना, अक्सर सवाल आ जाता है अगर आपको कोई एसईओ की पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो उसमें
जी गूगल रैंक गूगल एड्स के थ्रू आप एसईओ इंप्रूव कर सकते हैं अपनी, तो नहीं इसका एसईओ का गूगल एड्स से ताल्लुक नहीं है। वो पेड है, पैसे देते रहेंगे, टॉप करेंगे, पैसे देना बंद करेंगे तो एकदम नीचे आ जाएंगे। ये जो उनका नेचुरल वे में होती है, आपकी एफर्ट्स होती हैं, और इस ये टाइम लग जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। डिपेंडिंग अपॉन आप किस कीवर्ड के क्रॉस, आप किस मतलब टॉपिक के क्रॉस सर्चेस में आना चाह रहे हैं, और आपके क्रॉस कंपटीटर किस लेवल के हैं। अगर नया टॉपिक है तो आप बहुत जल्दी रैंक कर जाएंगे, बट अगर उसमें डाइवर्सिटी हुई है या वो टॉपिक पहले भी बहुत लोग लिख चुके हैं उसके ऊपर, तो आपको काफी टफ कंपटीशन मिलेगा। लेकिन आप तब भी रैंक कर सकते हैं अगर आप उनसे बेहतर लिख सकते हैं, बेहतर स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वेबसाइट की बेहतर रिक्वायरमेंट्स जो ये सारी अभी आप देखेंगे उनके मुताबिक अपना वेब पेज बनाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑन पेज एसईओ जो है ना आपकी अपनी वेबसाइट से डील करती है। इसमें क्या होता है, गूगल जो है ना या सर्चेस जो हैं ये अंडरस्टैंड करते हैं कि आपकी वेबसाइट पे है क्या एक्चुअली जो है। ऑन पेज एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप गूगल में टॉप सर्चेस में आना चाहते हैं तो आपको अपनी पेज की एसईओ करनी पड़ेगी, जो कि आपके अपने ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे मर्जी कर लें, और ये आसान तरीन है। सबसे पहली जो चीज की जाती है, H1 टैग जो यूज किया जाता है ना, ये पेज के टाइटल के लिए यूज किया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, H1 टैग सिर्फ पेज के टाइटल के लिए रिकमेंडेड है, और एक पेज के ऊपर, ये मैं एक पेज इसको कह रहा हूँ, ये जो आप पेज देख रहे हैं इसको तो मैं कंट्रोल नहीं करता, चलो मैं डॉक्टर साहब को तो आपकी पेज पे कोई ना कोई टाइटल होना होगा या होना चाहिए। यहाँ पे फिलहाल तो मुझे कोई प्रोमिनेंट टाइटल नहीं लगता, मैं कोई और पेज इनका ओपन कर लेता हूँ। ये पेज का टाइटल है बेसिकली, टीआरपी को हेयर रीग्रोथ, ये पेज टाइटल है। इसको अगर आप इंस्पेक्ट कर लें, होना ये H1 में चाहिए, ये देख लें। मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ये देखें ये H1 टैग में लगा हुआ है। ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है साइट, बट वहां पे भी स्टैंडर्ड्स मीट किए जाते हैं, वो खुद ही लगा देगा पेज का टाइटल, वो वर्डप्रेस खुद ही H1 में रख देता है। आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती, ये जो है ना ऑटोमेटिकली H1 टैग में हेडिंग जो होती है ना, HTML कोडिंग होती है, इसके 6 लेवल्स होते हैं कोडिंग में। हेडिंग के 6 लेवल्स हैं, H1 सबसे बड़ी हेडिंग को कहते हैं। ये 6 हेडिंग्स होती हैं। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाता हूँ प्रोमिनेंट। ये देखें, ये 6 लेवल है, ये H1 है, ये H2 है, 3 है, 4 5 6 हेडिंग है ना। H1 टैग, H1 2 टैग, फॉन्ट साइज H3 नहीं फॉन्ट नहीं इसको कहते वो हैं, एक ये फॉन्ट साइज नहीं है, ये नहीं, ये आप गलत ना समझिए इसे। ये H1 कोडिंग जब करते हैं ना उसके अंदर ये आपका टाइटल टैग आता है, ये H1 ये 2 क्लोज, ये बड़ी आसान लैंग्वेज है, कभी आप टाइम में HTML आप सीखेंगे, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे इसको। बेसिक कोर्स आप लोग कर लें छोटा सा एक HTML का, आपको ना पढ़ने में आसानी हो जाएगी ये चीजें। तो ये बेसिकली कोड का कह रहे हैं कि आपने H1 टैग के अंदर जो है ना अपनी हेडिंग पेज का टाइटल H1 टैग के साथ लगाना है, तो ये इसकी बात होगी है, इसको H1 टैग करते हैं। तो ये कोर्स कब से कराते हैं ऑनलाइन? जी ये कोर्सेज जो है HTML के ऑनलाइन ये सारे ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको, बेसिक के बस लेवल कर लें, वो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ये कोडिंग जो सी है ना,
H1 टैग, ये H2 है, H3, H4, H4, वो जो मैं आपको दिखा रहा था ना, ये कोडिंग लेवल्स है। ठीक है, ये जो सी होती है ना कोडिंग लेवल्स जो सी हैं, इसके अंदर आप लेट ही हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये रमजान में तो इतना टाइम नहीं लगता। ये समझ आ गया आपको? ये लेवल्स की बात हो रही है, पता नहीं नजर आ रहा है आपको उधर या नहीं आ रहा है? यहाँ पे ये कोडिंग है, ये आपने कोडिंग नहीं करनी होती। वर्डप्रेस आपने पढ़ा हुआ है, वर्डप्रेस आपके पेज के टाइटल की हेडिंग खुद ही H1 में रखता है, ये बस याद रखना है। ठीक हो गया? H1 जो है ना, ये आपकी हेडिंग का लेवल होगा, पहला जो है ये आपको समझ आ गया। यूज एन H1 टैग फॉर योर पेज टाइटल। अब इसके बाद जो है ना H2 टैग जो सा होता है ना, 2 to 6 जो से हैं, ये सब हेडिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं। हाईली रेकमेंडेड है कि आप अपने पेज पे H2 टैग्स लगाएं। H2 टैग्स क्यों? कि आपकी जो पेज की नेक्स्ट हेडिंग्स हैं, जैसे ये अबाउट की है, ये H2 में होनी चाहिए। ये देख रहे हैं, ये H2 में है, ये नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ये H2 के अंदर है। अच्छा, मैं बाकी प्रोसीजर का देखता हूँ, ये किसमें है। किसी भी पेज को एनालाइज करना है, आप सिर्फ उसको यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें, ये भी देखें H2 में है। तो हाईली रिकमेंडेड है। वर्डप्रेस में आपको बड़ी आसानी है। वर्डप्रेस के अंदर वो आपको ऑप्शन देते हैं कौन से हेडिंग यूज करनी है, H1 यूज करनी है, H2 यूज करनी है। तो आपने पेज के ऊपर जब सब हेडिंग क्रिएट करनी है तो वो H2 करनी है। ये फर्दर लेवल्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ये सारे जंक्शन है, ये H2 में होगी, ये H3 में हो सकती हैं, इवन आप ये सब को H2 में भी रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है ये H3 में करते हैं। ठीक है, हेडिंग के लेवल है ना, हायरार्की है हेडिंग्स की। वो फिर समझिएगा ना, ये H2 के नीचे H इसका पार्ट है नीचे सब, फिर H2 आएगी तो एक नई हेडिंग होगी, उसको ये पता लगेगा टॉपिक वाइज वो कहेगा चल रही है। ये स्कीमा भी कहते हैं, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का। आपने हेडिंग लेवल्स में याद रखना है, पेज का टाइटल हमेशा H1 में रखा जाता है और सब हेडिंग्स H2 में रखी जाती है। फर्दर सब हेडिंग क्रिएट करनी है बेशक करें, बट वो लेवल्स ना बीट करें। जैसे H3 छोड़ें तो H4 पे डायरेक्ट नहीं जाना, H2 है उसके नीचे फिर H3 आएगा, फिर H वो आएगा, ये इस तरह होगी। वर्डप्रेस के ऊपर भी ये बड़ा आसान होता है। आप लोगों ने वर्डप्रेस सबने मैं कहता थोड़ी बहुत पढ़ ली है, आप HTML उसकी पढ़ लें, बेशक आप कोई भी चीज पढ़ लें, वो आपको हेडिंग के लेवल सामने दिखे आ रहे होते हैं। यहाँ पे क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं है यहाँ पे? कोई हेडिंग लेवल समझ आ गया? H1 टाइटल के लिए यूज किया जाता है, H2 सब हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। और ये बात याद रखिएगा, पूरे पेज के ऊपर सिर्फ एक ही H1 यूज होगा और वो सिर्फ टाइटल में होगा। कोडिंग में आपके पास ऑप्शन होती है, आप नीचे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गूगल इसको बैड प्रैक्टिस ट्रीट कर लेगा। आपने कभी भी भूले से भी किसी भी पेज की हेडिंग को H1 नहीं डिक्लेयर करना, सिर्फ टाइटल ऑफ पेज H1 होगा। एक से ज्यादा H1, ये अक्सर क्वेश्चन भी आ जाता है, आपको एग्जाम देना ऑनलाइन टेस्ट वगैरह इसका एसईओ का, वो ले लें अगर आपसे, तो वो पूछ लेते हैं कि H1 टैग कितनी दफा आप ले सकते हैं पेज पे। एक पेज पे H1 सिर्फ एक दफा आएगा और वो भी टाइटल में आएगा। अगर टाइटल में आप नहीं यूज करें तो बैड प्रैक्टिस होगी, कहीं और यूज करेंगे। बहरहाल वन टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं किया जाता। H2 टैग जितने मर्जी यूज करें कोई लिमिट नहीं है, H3 जितने मर्जी यूज करें कोई लिमिट नहीं है, बट H3 यूज करने से पहले एक लेवल H2 लाजमी यूज करें। ये हायरार्की में लेवल्स हैं, पहला H1, फिर H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5। आपने अगर H5 यूज करना है तो रिक्वायरमेंट है कि पीछे H2, 3, 4 भी यूज हुए हों कहीं पे, डायरेक्ट उठ के H5 नहीं यूज करना। ये समझ आ गया आपको?
अच्छा, अब सेकंड वन आ जाता है। आपको अगर टैग समझ आ गए हैं, H1 टैग क्या होता है, H2 टैग क्या होते हैं, आपको इसमें कोडिंग कुछ भी नहीं करनी होगी, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। वर्डप्रेस आपने पढ़ा है, उसके अंदर सिर्फ वो आपसे पूछते हैं हेडिंग लेवल कौन सा लगाना है, वो आपको देते हैं H1 H2 लिखा भी वहां आ रहा होता है। आप लोग कभी उस पे एडिट करके देख लीजिएगा, उसके ब्लॉक एडिटर पे एलिमेंटर पे देख लीजिएगा। आप कहेंगे तो यहाँ लैब में करवा दूंगा आप लोगों को दोनों पे, तो आप खुद देख लीजिएगा ये लेवल्स होते हैं वहां पर आ रहा होता है कौन सी हेडिंग लगानी है आपने। नेक्स्ट आ जाता है कि आपने जो टाइटल टैग लगाना है, जो टाइटल पेज का क्रिएट करना है, उसको बड़ा कंपेलिंग क्रिएट करना है। कंपेलिंग मींस कि आपने बड़ा क्या ले रिस्पॉन्सिव किस्म का टाइटल लिखना है, जिसमें टाइटल में बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या मीट होनी चाहिए। पहला, आपको टाइटल शॉर्ट होना चाहिए, अंडर 70 कैरेक्टर्स। ट्रंक्वेशन क्या होती है बेसिकली, आप यहाँ पे आती है इंटरनेट के ऊपर, ये इस पे मैं ये बंद कर देता हूँ जी। आपके पेज की जो हेडिंग होती है ना, इसके अलावा वो होते हैं इसमें जो हमसे ना कैरेक्टर्स कितने यूज करने हैं। टाइटल पेज के कैरेक्टर्स ये कहने 70 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, जबकि मैं ये कह रहा हूँ आपको 60 से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। 60 से ज्यादा ना यूज कीजिएगा, वरना ये जो टाइटल आपका है ना ये कट जाएगा कहीं पे। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कोई बड़ी देखता हूँ किसी की हेडिंग बड़ी हो, ये वाला, ये देखनी है। ये जो पेज है बेसिकली इसकी जो कैरेक्टर्स थे ये 60 से ज्यादा थे, गूगल ने ये आगे वाले कार्ड दिए हैं। इसको कहते हैं ट्रंक्युएशन जो सी है ना, टर्म एक यूज हुई है। इसके अलावा भी बहरहाल ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि इसको लो रखें, क्योंकि गूगल जो है ना टॉप रैंकिंग के लिए लाने के लिए आपके पेज के टाइटल के इवन कैरेक्टर्स भी चेक कर रहा होता है कि कितने कैरेक्टर्स आपके पेज के अंदर हैं, तो वो उसके मुताबिक आपकी रैंकिंग वगैरह को चूज कर लेता है। ये चीज समझ आ गई है आपको, 70 कैरेक्टर से कम होना चाहिए आपके उसको टाइटल को, 70 से भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 60 से लेस होने चाहिए। अगर गूगल की बात कर रहे हैं, जो सॉरी ये गूगल सर्च इंजन की बात करें तो 60 से लेस होना चाहिए। अगर बिंग बिंग BING बिंग सर्च की बात करें तो वहां पर 70 यूज होता है। तो ये आपने याद रखना है, ये 70 कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि सर्च इंजन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चेंज होता है। मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा, उस वेबसाइट पे आप जाके टाइटल लिख लीजिएगा, वो आपको बता देगा कि गूगल के अंदर आपका टाइटल कैसा नजर आएगा आपका, बल्कि मैं अभी दे दूंगा आपको थोड़ी देर तक, तो आप खुद ही टाइटल्स लिख के सर्च करके देख लीजिएगा, वो आपको बताएगा सर्च इंजन में ये कितना कटेगा, ये भी आपको पता लग जाएगा कितना कट जाएगा। तो ये जो हमसे आपने 70 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं लिखना, बट अगर गूगल की बात करें तो 60 से भी ज्यादा नहीं करना। अब इसके अंदर पिक्सल विड्थ भी आ जाती है। पिक्सल विड्थ क्या होती है, मैं आपको टूल दूंगा, आपने कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पता हो क्या चीज है। पिक्सल विड्थ क्या होती है, आप एक W बड़ा लिखते हैं, एक छोटा लिखते हैं, एक I लिखते हैं बड़ा और एक I छोटा लिखते हैं, ठीक है। इनमें ज्यादा पिक्सल ज्यादा जगह कौन घेरेगा स्क्रीन पे, कैपिटल करेगा। अब इसके लिए आपको देखना होता है कि आपकी पिक्सल की जो विड्थ है ना, ये भी खास लिमिट से ज्यादा नहीं होती। मैं एक मिनट देख के आपको बता देता हूँ। इसमें फ़ॉन्ट साइज का स्टैंडर्ड होगा। फॉन्ट्स का भी फर्क पड़ जाता है। आप लिख लीजिएगा पिक्सल लेंथ कितनी है, 600 पिक्सल से ज्यादा नहीं विड्थ हो सकती। ये आप जो मैं आपको टूल दूंगा वो आपको पिक्सल लेंथ भी बता देगा। अगर आपके कैरेक्टर बेशक 50 हैं लेकिन आपकी पिक्सल विड्थ 600 से ज्यादा चलेगी, आपने सारे कैपिटल लिखे हुए थे या बड़े वाले ऐसे वर्ड चूज किए थे जो जो जिनमें ज्यादा स्पेस रिक्वायर हो रही थी, तो आपकी ये तब भी वो कट जाएगा, तब भी आपका जो है ना ये कट जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि ये पिक्सल लेंथ जो है ना ये भी मैटर करती है।
मैं देखें वेबसाइट है, आई थिंक ये बन है। हाँ ये वाली है आप यहाँ पे अपना टाइटल लिख लें। अब देखें यहाँ से मैंने चूज किया टाइटल, यहाँ से चूज किया गूगल, और पिक्सल लेंथ मैंने कहा 600 होगी, और इससे 55 रखे हैं, आप बेशक 60 कर लें। यहाँ पे गूगल के रिकमेंडेड जो है ना ये है। ये ऐड टाइटल करके ना पहले ऐड करें, फिर इसको करें अपडेट करें। अब देखिए इसने बता दिया है 291 इसकी पिक्सल विड्थ है, और इसके अंदर जो रिमेनिंग ये सॉरी 33 कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं इसको बड़ा टाइटल कर दूंगा, ज्यादा उसमें ऐड करूंगा, तो वो फिर मुझे बताएगा कि इसमें अब कितने हो गए और कितने रह गए, ये मुझे यहाँ पे दे देगा रिपोर्ट करके। तो आप अपने पेजेस के टाइटल्स को जो टूल यूज करेंगे, अगर वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस में जो एसईओ का टूल यूज करेंगे, योस्ट है या आप ऑल इन वन एसईओ यूज करेंगे, वो खुद आपको बता देगा आपके पेज का टाइटल ज्यादा हो रहा है, वो आपको खुद बता देगा वहां पे। बार बार चक्कर चक्कर उसका यूज करने पड़ते हैं टूल, जब आप कोडिंग खुद लिख रहे हो या आपको कोई कंफ्यूजन हो या आपको पिक्सल विड्थ वगैरह चेक करनी पड़ जाए। ये उस वक्त किया जाएगा जब आप बहुत ज्यादा प्रिकॉशन हो रहे हैं कि इसका टाइटल जो है ना ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल आप ज़हन में रखिएगा कि दो चीजें काउंट की जाती हैं, एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं और एक सेकंड पिक्सल विड्थ भी इसके अंदर होती है। सर इस वेबसाइट का नाम क्या है? ये मैं दे दूंगा आपको ना, ये मैं आपको उसमें दूंगा क्लासरूम। हाँ ये मैं आपकी क्लासरूम में, और भी काफी टूल्स होंगे मैं साथ साथ देता रहूंगा। अच्छा यहाँ से अगर आप बिंग कर लेना, बिंग, तो बिंग के अंदर जो है ना आप बिंग के अंदर देखें 608 है थ्रेशोल्ड और कैरेक्टर लिमिट 65 है, जबकि इन एक्चुअल 70 तक है इसकी जो है 5 कैरेक्टर उसने मैसेज रखे हैं, तो ये इसकी 70 तक जाती है। तो बिंग की थोड़ी सी ज्यादा है। अगर आपका टाइटल इन कैरेक्टर से ज्यादा होगा, नुकसान कोई खास नहीं है, लेकिन वो कट जाएगा। कटने का मुराद ये नहीं है कि वो टाइटल ही नहीं रहेगा, वो टाइटल सब चीज में बस नजर नहीं आएगा, वैसे वो पूरा होगा। ठीक है। आप में से किसी को टाइटल के मुतालिक कोई है क्वेश्चन? काउंटिंग के भी इसके पैरामीटर हैं, पिक्सल लेंथ का भी इशू होता है इसके अंदर, और अगर आप ज्यादा करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो बस कटना शुरू हो जाएगा वहां पे। इन एक्चुअल नहीं कटेगा, लेकिन सिर्फ सर्चेस में थोड़ा सा कट के नजर आएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि आपका जो टाइटल होना चाहिए ना, ये सर्च इंटेंट को मैच करना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। सर्च इंटेंट क्या होती है? सर्च इंटेंट ये होती है कि आपकी जो सी वेबसाइट है, जिस जो आपका टाइटल है बेसिकली, वो जो आपने टाइटल लिखा हुआ है, वो जो सर्च करने वाला है उसकी इंटेंट को मीट कर रहा हो। एक बंदा है वो पिज्जा बनाने का तरीका ढूंढ रहा है, अब आपका टाइटल, आपके जो ब्लॉग है वो पिज्जा बनाने वाला है, तो ये क्या हो रही है? सर्च इंटेंट मीट हो रही है। अब एक बंदा पिज्जा खरीदने वाला है, अब खरीदने वाला तो बनाने वाले में फर्क आ जाएगा। सर्च इंटेंट उसकी क्या है? कमर्शियल है। सर्च इंटेंट क्या है कि मैं पिज्जा बनाने वाली कोई दुकान देखूं, कोई शॉप देखूं जिससे मैं खरीद लूं, कमर्शियल इंटेंट है ना।
पिज्जा बनाने का तरीका जो वो देख रहा है, वो इंफॉर्मेशन देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक है सर। मैप पे तलाश कर रहे होते हैं कि मैंने फलानी जगह जाना है, कोई दुकान शॉप देखनी है, तो ये नेविगेशनल इंटेंट कहते हैं इसको जो है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। आए एक बंदा बाय करने का तरीका ढूंढ रहा है, तो बाय करने का देख रहा है, तो इसका मतलब है उसकी कमर्शियल इंटेंट है। तो कमर्शियल इंटेंट क्या, आपका जो टाइटल होना चाहिए वो उसी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो आपका है, जो ब्लॉग है या आपकी जो भी है उसका टाइटल। तो ये सर्च इंटेंट के साथ मीट करना चाहिए। अगर नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल आपने टाइटल लिखा हुआ है पिज्जा बनाने का और नीचे आप पिज्जा बेचने की दे रहे हैं, बनाने की एक भी चीज नहीं है, तो जो बंदा भी आएगा आपका ब्लॉग फौरन बंद कर देगा कुछ टाइम के अंदर। मैं आगे जाके दो टेक्निकल टर्म पढ़ाऊंगा, एक है बाउंस रेट, एक है डिवेल टाइम। तो वो गूगल रिकॉर्ड कर रहा होता है कि एक बंदा आया, उसने कुछ सेकंड्स में ही आपकी वेबसाइट बंद की है इस सर्चेस के क्रॉस, तो गूगल को पता लग गया कि आपकी वेबसाइट में कोई इशू है। 50 लोग आए हैं, 49 ने ये काम किया, तो गूगल समझ जाएगा आपने गलत टाइटल दिया हुआ है, एक्चुअल आपका कंटेंट कुछ हो रहा है। सर्च इंटेंट को मीट नहीं करता, रेलेवेंट होना चाहिए। वर्डिंग पे नहीं है, इंटेंट भी होनी चाहिए वही। ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? थर्ड वन जो है ना, बी डिस्क्रिप्टिव जो है। बी डिस्क्रिप्टिव क्या होता है कि आप जो है ना अपना जो टाइटल है वो बहुत ज्यादा जेनेरिक ना करें, जनरल ना बना दें। बहुत ज्यादा जो है ना उसको वैल्यू कहते हैं कि क्लैरिटी ना हो जिसके अंदर। तो आपने ना बड़ा क्लियर किस्म का अपना टाइटल लिखना है कि अगर आप हाउ टू मेक अ पिज्जा जो है ये बता रहे हैं, या बेस्ट पिज्जा शॉप इन इस्लामाबाद, दोनों में बड़े क्लियर इंटेंट आपको रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो आपने जो भी देना है उसको जेनेरिक नहीं रखना। जेनेरिक क्या होता है, आप अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा कार ढूंढ रहा है, आपने टाइटल दिया हुआ है कि बेस्ट ऑटोमोबाइल। अब ऑटोमोबाइल जो है इसमें तो ट्रक भी आ जाते हैं, बाइक भी आ जाती है और बड़ी चीजें आ जाती हैं, ये जेनेरिक है। अगर पेज आपका कार है और कार में भी अगर बड़े स्पेसिफिक मॉडल के ऊपर है, तो बेहतर यही है ना उसी को मॉडल को मेन मेंशन करके ऊपर लिखें कि इसके ऊपर ये पेज है बेसिकली। तो ये बेसिकली आपकी डिस्क्रिप्शन बड़ा जेनेरिक नहीं होनी चाहिए। जेनेरिक का मतलब जनरल को कहते हैं। जैसे मैं कहूँ आपने कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं, अब कलरफुल में तो बहुत से कलर्स आ जाते हैं, कौन से कलर है ये आप क्लियर जब लिख देंगे तो वो स्पेसिफिक हो जाएगी चीज। डू नॉट क्लिक बेट। क्लिक बेट का मतलब क्या होता है, लोगों को ना ऐसी चीज दिखाना कि वो क्लिक करें। जैसे अक्सर आप देखते हैं फ्री आईफोन, अक्सर आपको वो ग्रुपों में चल रही होती है ना, कोई उसे ट्रैफिक लाने के लिए। हाँ, इसको क्लिक बेट कहते हैं कि लोगों को ऐसे टाइटल्स लिखना या ऐसी इमेजेस शेयर करना जिससे लोग उस पर क्लिक करें, जबकि एक्चुअल वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक्चुअल आपका है ना कंटेंट, उसमें ये चीज नहीं है, इसको कहते हैं क्लिक बेट। तो आपने क्लिक बेट नहीं करना अपने टाइटल के अंदर, कंटेंट के अंदर, कि ऐसा ना हो कि आप टाइटल ऐसा लिखें जो लोगों को सिर्फ क्लिक कराने के लिए हो, जबकि एक्चुअल उसमें ऐसा कुछ भी ना हो। ज्यादातर जैसे लोग फ्री लिखते हैं, जब एक्चुअल पढ़ते हैं तो वो पेड होता है या प्रीमियम होता है उसके अंदर। इंक्लूड द कीवर्ड जो है, आप कीवर्ड पढ़ के आए हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, और कीवर्ड्स के अंदर जो है ना इसके अंदर नॉर्मली आपका जिस टाइटल के ऊपर, जैसे हाउ टू मेक पिज्जा पे आप लिखना चाहते हैं, तो अब इसके ऊपर क्या आपका कीवर्ड होगा, पिज्जा जो है। तो ये कीवर्ड बेसिकली आपके टाइटल में जरूर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आपके कंटेंट का जो भी मेन आप कंटेंट लिखने जा रहे हैं वो आपके पेज के टाइटल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो गूगल ये समझेगा कि आपका कंटेंट शायद नहीं है इस टॉपिक के ऊपर। आपने नीचे सब कुछ लिखा हुआ है ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन टाइटल में वो कीवर्ड नहीं लिखा। तो बड़ा जरूरी है, आप एक बार लिखते हैं प्रोडक्ट, तो अगर आप प्रोडक्ट नेम के से पहले एग्जैक्ट लिख दें ये कौन सी प्रोडक्ट है, तो वो कीवर्ड टारगेट होता है कि ये इस कीवर्ड को आपने लिखा है उसके टाइटल के अंदर। यहाँ में समझ आ गया आपको? बेस्ट डॉक्टर अगर आप लिखते हैं तो अब डॉक्टर में कौन सा डॉक्टर है, स्किन है, हेयर है, तो स्पेसिफिकली कीवर्ड
कीवर्ड बताएं कौन से कीवर्ड को टारगेट करना है। अगर आपका टारगेट कीवर्ड डॉक्टर है फिर तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आपका कीवर्ड टारगेट है स्किन डॉक्टर तो फिर स्किन का वर्ड उसमें लाजमी होना चाहिए टाइटल के अंदर। अच्छा ये इंक्लूड ईयर, अगर आप ब्लॉगर हैं, ब्लॉगर कौन होते हैं जो अक्सर ब्लॉग्स लिखते रहते हैं, एजुकेशनल हो गए डिफरेंट टॉपिक्स पे ब्लॉग्स लिखते रहते हैं लोगों के लिए है। तो अगर आप जो है ना ब्लॉगर हैं तो लोग जो है आपको कोई बता रहा हो कि 1998 के अंदर कंप्यूटर जो है कंप्यूटर कैसे चलाया जाता था, आप क्या देखेंगे वो ब्लॉग? ऐसा ब्लॉग हो जो बता रहा हो कि कंप्यूटर को कैसे चलाना है और वो 1998 का लिखा हुआ हो, आप तो कहेंगे कि लेटेस्ट कोई ब्लॉग में देख लूं, ठीक है लेटेस्ट कोई चीज में देखूं। क्यों लोग देखते हैं कि लेटेस्ट क्या आई है, गूगल भी सर्चेज में टॉप उसी को देख शो करवाता है जो लेटेस्ट चीजें होती हैं। जैसे मैं ऑन पेज एसईओ लिखता हूं, ये लिखा भी हुआ है मैंने। अब देखें यहाँ पे ये देखें इवन ये आज 2023 आ गया है लेकिन ये देखें 2022 है, ये इन्होंने लिखा हुआ है। नीचे आएंगे यहाँ पे देखें 2023 हबस्पॉट वालों ने दी हुई है। तो ये लोग क्या करते हैं ये भी मेंशन कर देते हैं, लेकिन ये देख लीजिएगा लोग अक्सर आप टाइटल में देखते हैं हाउ टू मेक पिज्जा इन 2023 2022 इस सर तरह ये से सर आपको दूसरी डेट कौन सी आई इसके नीचे जो है ये क्या बता रही है कब अपलोड हुआ है? ये 19 मई 2022 जो है ये हाँ जी ये उस डेट को पब्लिश हुआ। सर ये सिर्फ इसका टाइटल चेंज हुआ है। टाइटल है ना ये, तो आप जैसे 2023 में आएंगे तो 2022 को हटा के 23 कर देंगे, और अगर कोई अपडेट होने रिक्वायर्ड है तो वो कर भी दें थोड़ी बहुत अपडेट। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? आ गया ये वो एसईओ की अगर जॉब करनी है ना तो ये थोड़ा सा आप सीख लें, इसमें मुश्किल नहीं है, इसमें मतलब क्या टेक्निकल चीजें एक अब ये जितनी चीजें अभी तक पढ़ी हैं इसमें मुश्किल पता है कुछ था अभी तक? मैं बता रहा हूँ वर्डप्रेस से तो और भी आसानी है, कोडिंग तो करनी नहीं है, सिर्फ पता हो कि टैग क्या लग रहा है, ये ना वो भी ना पता हो तो फिर तो इशू रहेगा आपके लिए। ये इन्होंने एक टाइटल दिखाया है, इसमें देखें उन्होंने एसईओ राइटिंग का बताया और 7 स्टेप्स टू क्रिएट सर्च ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, ये पूरा टाइटल लिखा है उन्होंने। तो ये इन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया है। अच्छा अगर आप कोडिंग खुद लिख रही है ना तो फिर आपको टाइटल टैग खुद लगाना पड़ता है। टाइटल टैग कैसे होता है कि आप हर पेज के ऊपर बताते हैं कि टाइटल लगेगा, ये टाइटल एक टैग होता है। आप लोगों ने कभी देखा हो आपका पेज का जो टाइटल होता है ना, ये टाइटल टैग यूज होता है। तो ये बेसिकली आप कह रहे हैं कि हर पेज के ऊपर आप टाइटल टैग लिखें और उसमें वो उस पेज का टाइटल वगैरह मेंशन करें। अब सेकंड वन आ जाता है राइट अ कंपेलिंग मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? ये असल में ना एचटीएमएल की लैंग्वेज यूज हो रही है मेटा डिस्क्रिप्शन h1 टैग्स, ये एचटीएमएल की लैंग्वेज में मेटा डिस्क्रिप्शन देखिए क्या होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छा यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ना ये बेसिकली ये क्या होती है? मेटा डिस्क्रिप्शन वो डिस्क्रिप्शन होती है जो सर्च इंजन में सिर्फ नजर आती है। सर्च इंजन में कैसे नजर आती है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये एक मैंने सर्चेस की हैं आपके सामने अभी है। आप देखें ये नीचे कुछ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, ये या ये आपको नजर आ रही है कुछ थोड़ी सी ये डिस्क्रिप्शन, या आप देखें ये कुछ डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये इसका एक टैग लगता है वहां पर आपके HTML के अंदर। अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो आप प्लगइन यूज करेंगे, वो प्लगइन खुद ही आपको कहेगा कि जी मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है आपने, तो वो आप
उसको साइड पे खुद दे देगा ऑप्शन, आपको वहां पे कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, वो आपसे मांगेगा, आपने उसको बस लिख के दे देना है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है कि आपने मेटा डिस्क्रिप्शन भी कंपेलिंग लिखनी है, क्योंकि इससे क्या होता है सीटीए इंक्रीज होता है, क्लिक थ्रू रेट जो होता है ना, सीटीआर सॉरी सीटीआर कैसे इंक्रीज होता है, जब आप सर्चेज में देखते हैं तो आप थोड़ा सी डिस्क्रिप्शन भी लोग पढ़ लेते हैं और डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद वो क्लिक करते हैं वहां पे जो चीज़ है। तो ये जो है ना इसकी होती है, फर्स्ट ये है कि इसको शॉर्ट रखते हैं, 160 कैरेक्टर जो है ना इससे लेस होने चाहिए, टाइटल आपका 70 से लेस होना चाहिए और मेटा डिस्क्रिप्शन 160 से लेस होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो ये भी कट जाएगा, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें कुछ चीजें, ये देखें ये 160 से ज्यादा है, तो ये देखें यहाँ पर 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको। मैं ये बता दूं कि ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने हर सूरत करना है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि ये इससे ज्यादा ना करें। यहाँ पे देखें यहाँ भी कट रहा है डॉट डॉट, सर जो गूगल एड्स में हम करते हैं तो उसमें भी हम डिस्क्रिप्शन देते ही हैं, तो वो ये वाली नहीं वो होती। डिस्क्रिप्शन ऐड के नीचे नजर आ रही है, वो तो उनकी अपनी तरफ से रेकमेंडेड होती है, उसका इससे ताल्लुक नहीं है, वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट है, तो ये जो वो है मेटा नहीं, ये तो आपकी बेसिकली वेबसाइट की बात हो रही है। आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, उस वेबसाइट में मेटा डिस्क्रिप्शन एक टैग होता है, जो कि यहाँ पे मैं देखती हूँ इनका डॉक्टर साहब का पता नहीं ऐड हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। अच्छा ये नॉर्मली क्या होते हैं, हेड में लगे हुए होते हैं, ये हेड टैग्स हैं, हेड टैग में मेटा नेम का लगा हुआ है, ठीक है, टाइटल टैग लगा हुआ है, ये मेटा नेम डिस्क्रिप्शन ये लगा हुआ है, ये मेटा नेम डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। इस टैग में अब इन्होंने पीआरपी फॉर हेयर ग्रोथ ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे जो लिखी हैं, तो इसको मेटा डिस्क्रिप्शन हम कह रहे हैं इस चीज को, ठीक है। ये देखें ये वही डिटेल है, मैं एक मिनट इसको डबल क्लिक करता हूँ। ये देखें ये पीआरपी फॉर हेयर ग्रोथ अबाउट पैलेट प्लाज्मा इज अबाउट पेशेंट ऑन ब्लड इंजेक्टेड, ये उन्होंने थोड़ी सी डिटेल लिखी है, मुझे नहीं पता ये पैसे वगैरह लिखे, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है जो पेज पे नहीं नजर आती, सिर्फ सर्चेस में नजर आती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट जो है इसके अगर आपने इसको चेक करना हो तो यहाँ पे लाके चेक कर सकते हैं, ये आपने मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ पर डिटेल दे दें और ये थ्रेशोल्ड लेवल देखें खुद ही चेंज हो गया, इसके 928 पिक्सल होते हैं और 155 कैरेक्टर्स हैं, वहां पर 160 यानी 5 कैरेक्टर यहाँ लेस किए हैं उसने। ये आप क्लिक करेंगे आपको पता लग जाएगा कि इस डिस्क्रिप्शन में अगर लेंथ ज्यादा हो रही है तो वो आपको बता देंगे लेंथ ज्यादा है, अगर कम होगी तो वो भी आपको अच्छा। इसके बाद आप अपने टाइटल को ही वो कह रहे हैं एक्सपेंड करें, एक्सपेंड कैसे करें कि जो चीज आपने टाइटल में लिखी हुई है जो आप चाहते हैं मजीद भी वहां पे नजर आए, लेकिन वहां पर लिमिट है 60 कैरेक्टर्स की, आप नहीं लिख सकते, तो वो कह रहे हैं इसी को एक्सपेंड कर दे अपने टाइटल को, जो टाइटल में मजीद लिखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिख दें, इसको वो ये कह रहे हैं, ये एक्सटेंड करना कह रहे हैं। मैच सर्च इंटेंट ये सेम है, मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्च इंटेंट को मीट करना चाहिए, आपके टाइटल को आपके डिस्क्रिप्शन को मीट करना चाहिए। तो इसके बाद आपने एक्टिव वॉइस यूज करनी है, पैराग्राफ बनाते वक्त टाइटल के अंदर और मेटा डिस्क्रिप्शन में एक्टिव वॉइस यूज करना है। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं कि जिसमें आप कोई ऑर्डर देते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस में नहीं लिखना, इसको एक्टिव वॉइस में लिखना है। अच्छा लास्टली इंक्लूड योर कीवर्ड्स, सेम वही चीज है कि आपने अपने कीवर्ड्स जो है ना जो जिनको टारगेट करना है वो कीवर्ड्स अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करने हैं। ये इन्होंने एग्जांपल के तौर पे दी भी आपको, ये टाइटल है और ये उनका मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये मैंने अभी आपको बताया। अच्छा आप जब एसईओ ऑडिट वगैरह पढ़ेंगे ना
उसमें आप लोगों को अगर ना भी पढ़े तो ज़रूरत नहीं है, मैं ऑडिट करना बस सिखा दूंगा कैसे करना है, बाकी आप लोग रीड खुद ही कर लेंगे। इनके भी ऑडिट टूल्स है, बड़ा अच्छा टूल है। अगर आप लोग ये जितने एक दो लेक्चर आप चल रहे हैं अगर ये सारे ले लेते हैं आप, तो ऑडिट वगैरह आप इजीली कर लेंगे वेबसाइट्स के, उसमें फिर करेक्शंस भी कर लेंगे। जैसे भी आपको अब पता लग रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग है तो वो मेटा टैग ऐड करना है, h1 मिसिंग है तो h1 टैग ऐड करना पड़ेगा आपको। तो ऑडिट के अंदर क्या होता है, ये आपको बताते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन या लंबी है या छोटी है या मिसिंग है, ये चीजें बता देती हैं। तो आगे चल के आप लोग अगर करते हैं ऑडिट तो उसके अच्छा, इसके बाद आपका तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर्चेस के अंदर आपकी यूआरएल्स है। जो आपकी वेबसाइट है बेसिकली ये इनकी वेबसाइट है, इसके अंदर आपने पेज का जो यूआरएल है ना, ये साइट का लिंक्स जो है ना बेसिकली ये जिस टॉपिक के ऊपर आपने पेज का टाइटल दिया हुआ है उसी टॉपिक पे लिंक का वो लिखनी है डिस्क्रिप्शन। अदरवाइज क्या होगा कि वो बैड प्रैक्टिस है। एसईओ ये टाइटल जो होते हैं ना आपके यूआरएल्स होते हैं, इनके अंदर भी आपकी एसईओ होती है। अगर आप यूआरएल 1 2 3 लिख देंगे तो वो एसईओ आपकी खत्म वहां पे। यूआरएल की अपनी एसईओ होती है। अपनी एसईओ कैसे होती है मैं आपको यहाँ पे सर्चेस में दिखा देता हूँ। ऑन पेज एसईओ पे आ गए अगर ये देखें, ये एक वेबसाइट है, इन्होंने ऑन पेज एसईओ पे लिखा हुआ है। ये देखें ऑन पेज एसईओ, ये टाइटल में है, ये पेज का भी इन्होंने ऑन पेज एसईओ लिखा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट ये देखें, ये भी ऑन पेज एसईओ पे है। तो इसका ये नहीं है कि ये ब्लॉग है, ये पूरा जो इनका टाइटल है ये नीचे टाइटल आ रहा है, आप देख लें ये आ रहा है ऑन पेज एसईओ है, ये इसका पूरा टाइटल है। इसके ऊपर आ जाए, पहले 3 पे आ जाए, इसका भी टाइटल देख लें ऑन साइट एसईओ है। तो जो पेज का आपका टाइटल होगा वही आपका यूआरएल का भी होगा। आपने वर्डप्रेस पढ़ा हुआ है, उसके अंदर यूआरएल पेज का आप खुद डिफाइन करते हैं कि क्या यूआरएल का स्ट्रक्चर होगा। आपने सेटिंग्स पढ़ी है उसकी वर्डप्रेस की, चलें ये मैं थोड़ा सा पढ़ा दूंगा आपको, फिर मैं वर्डप्रेस के अंदर ये सेटिंग्स वगैरह सिखा दूंगा। उसमें आप एक सेटिंग करते हैं प्लेन टेक्स्ट, उसमें क्या होता है जब भी फिर आप पेज पब्लिश करेंगे तो वो आपका आप जो नाम देंगे उसमें उसी नाम से पब्लिश कर देना है। आप एडिट करना चाहें बेशक एडिट कर लें, लेकिन वंस पब्लिश बाद में वो चलती रही और बाद में आपने चेंज की तो वो ब्रोकन लिंक्स हो जाएंगे, फिर वो नया लिंक बन जाएगा। जब आप पेज का लिंक चेंज करें, उसका टाइटल चेंज करेंगे, उसका यूआरएल चेंज करेंगे, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसी टाइम जो है ना आप उसको सेटिंग्स कर लेते हैं साथ साथ। मैं देखता हूँ कोई साइट वगैरह ना मैं लॉगिन कर देता हूँ। ये आपकी सेटिंग्स में अगर आप आ जाती हैं तो असल में यहाँ पर ये प्लगइन एक ऐड हुआ है, वो खुद ही उसको कर रहा है। मैं आपको ये परमा लिंक आपको सेटिंग्स में मिलती है एक ऑप्शन, जाके आप लोग लॉगिन करके एक दफा देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है। ये देखें हमने इसकी जो सी है ना ये एक है, ये वाली आप सबकी बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग होती है, ठीक है। आपने इसको सिर्फ ये कर देना पोस्ट नेम। अब जब भी ये पब्लिश हम करेंगे तो यहाँ पर ये पोस्ट नेम आएगा। हम एडिट भी कर सकते हैं, चेंजिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर आपने पोस्ट नेम के साथ भी करना है इसको। नई जो भी पब्लिशिंग होगी उसका बाय नेम ये करेगा पब्लिशिंग, यूआरएल के नेम्स होंगे, जैसे आपका ये देख रहे हैं ये टॉप पे एडमिशन पॉलिसी आ गई आपको। अच्छा ये
सर्टिफिकेट कोर्सेज करेंगे तो इसका टाइटल में से शॉर्ट टर्म कोर्सेज आने हैं। तो ये एसईओ की रिक्वायरमेंट है कि आपके जो यूआरएल होने चाहिए वो आपके टॉपिक के मुताबिक होने चाहिए। यहाँ तक समझ आ गई सबको आपको? अच्छा, अब इसके अंदर ना दूसरी एक और चीज भी आप लोग समझ लें, इसमें इन्होंने लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूँ जुबानी, स्पेसेस ऐड नहीं होंगी यूआरएल के अंदर, कभी भी स्पेस ऐड नहीं होगी। आपने याद रख, सॉरी, ये जो यूआरएल्स है इनमें अगर आपने ऑन पेज एसईओ वर्ड लिखना है तो इसमें क्या हाइफन ऐड होगा। हाइफन क्या होता है? आप देखें ये वाला देखें, अगर ये ऑन हाइफन नेगेटिव का निशान लगाएंगे पेज हाइफन एसईओ। अच्छा, यहाँ पे आ जाए ये वाला, इनकी देख लें, इनका भी देख लें, ये ऑन हाइफन पेज एसईओ, स्पेस ऐड नहीं होगी ऑन पेज एसईओ, इसमें स्पेसेस ऐड नहीं होती, इसमें नेगेटिव के निशान होते हैं। रोबोट को स्पेस अगर आप देंगे तो वो दोनों सारे वर्ड्स कंबाइन रीड कर देगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगी। अब क्या होगा, रोबोट को ये समझ आ रही है कि यहाँ पर स्पेस है, ये नेगेटिव का निशान रोबोट को बताता है कि यहाँ पर स्पेस है ऑन पेज एसईओ। और वर्डप्रेस में कभी भी स्पेस के साथ आपका टाइटल ऐड नहीं होगा, वो खुद ब खुद आपकी हाइफन लगवा देंगे। आप स्पेस देंगे भी, जब उसको ओके करेंगे तो वो खुद ही पेज के ऊपर जो लिंक्स होंगे उनमें वो हाइफन लगवा देंगे सबके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? यूआरएल समझ आ गया, स्ट्रक्चर यूआरएल का कैसे होता है, और वर्डप्रेस के ऊपर उसकी सेटिंग्स भी है, मैं डिटेल में भी एक लेक्चर दे दूंगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर जो है वो इमेजेस के जो है ना, आपने अपनी जो इमेजेस हैं इनको जो है ना ऑप्टिमाइज करना है। अगर आप इमेजेस को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो इसका आ जाएगा, आपने अपनी इमेजेस को ना ऑप्टिमाइज करना है सर्चेस के लिए। इमेजेस के अंदर जो है ना दो चीजें आ जाती हैं, दो नहीं सॉरी तीन चीजें आ जाती हैं। पहला उस इमेज का साइज, दूसरा उस इमेज का नेम वगैरह, और तीसरी उस इमेज में ओरिजिनलिटी कितनी मतलब रिक्वायर्ड होती है। मैं पहले वाला आपके साथ करता हूँ कि इमेज का जो नेम होता है ना हमेशा ये डिस्क्रिप्टिव रखना है आपने। ये इमेज नेम अगर आप जब अक्सर मोबाइल से खींचे ना या कहीं भी कोई इमेज वगैरह आप बनाएं तो उसको जब लोगों ने सेव किया तो वो कुछ इस तरह से होती हैं, ये नहीं रिकमेंडेड। ये आपने लिखना है, जैसे डॉग की अगर पिक्चर है तो डॉग डॉट जेपीजे। अगर कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, मजीद देना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन, तो ब्लैक पपी ये दे दी, फिर ये कह रहे ये इससे बेहतर है ये वाला पपी से। क्यों? पहले नंबर पे तो ये कि आपने अपनी फाइल को इस तरह नहीं सेव करना, फाइल को हमेशा इस तरह सेव करना है, ठीक है। जो भी ऑन पेज एसईओ की कोई इमेज है तो ऑन पेज एसईओ, स्पेस नहीं देनी है, एग्जैक्ट सेम रूल्स है। फाइल नेम में भी कभी भी स्पेस नहीं आएगी, अगर देंगे तो वो बैड इंप्रेशन देंगे। आपने हमेशा फाइल नेम जो अपने कंप्यूटर से उठानी है फाइल, बेसिकली उसका जो नेम रखा हुआ होगा ये इस तरह मैं आपको बता देता हूँ। ये एक इमेज है पड़ी हुई, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ प्रॉपर्टीज। ये पता नहीं है भी, ये चलिए मैं ये रीनेम की ऑप्शन नहीं है, मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ। ये जैसे है, इसको आपने जब रीनेम करना है तो आप एडमिशन लिखेंगे, ये इस तरह सेव करनी है, फिर आपने अपलोड करना है वर्डप्रेस के ऊपर। फिर जब आप वर्डप्रेस पे लेके जाएंगे, मैं फर्दर भी आपको यहाँ पे भी करके दिखा दूंगा। यहाँ तक समझ आ गया आपको? फाइल नेम होंगे, फाइल नेम में स्पेसेस नहीं होंगी, और अगर आपने स्पेस देनी है तो नेगेटिव का निशान आएगा। प्लस आपने जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना उसमें चीजें नहीं लिखनी, बहुत लंबा टेक्स्ट नहीं देना, शॉर्ट मतलब इतना रखें। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है? स्टफ का मतलब ये होता है
कि आप जो है ना कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा उसमें रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसको स्टफिंग कहते हैं। तो आपने ये भी नहीं करना कि ये जैसे पपी डॉग पप पता नहीं आगे भी उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, तो ये सारे कीवर्ड स्टफ्स नहीं यूज करने, जो सिंपल है वही रखना है, एक दफा यूज करना है, बार बार नहीं उसको रिपीटेडली मुख्तलिफ तरीकों से नहीं यूज करना उसके अंदर टाइटल में। तो ये इसको गूगल ट्रीट करेगा कीवर्ड स्टफिंग को। मैं अगर टाइम बचा तो एल्गोरिथम्स पढ़ाऊंगा, उनमें गूगल ने बकायदा पनिश किए हैं, कर देते हैं, उनके रूल्स हैं कि आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी किसी भी जगह पे। स्टफिंग क्या होती है? एक ही चीज को अननेचुरली रिपीट करना स्टफिंग कहलाता है। लास्टली डैशेस, ये वाला जो चीज है ना ये बेटर है किससे? अंडरस्कोर से। स्पेस स्पेस तो अलाउ ही नहीं है। अगर आप अंडरस्कोर लगाना चाहें तो इससे बेटर है आप ये वाला यूज करें, नेगेटिव निशान। ठीक है, नेगेटिव निशान को यूज करें। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया?